हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुत्रा क्लासेस। अभी आप और मैं पढ़ रहे हैं सिडबी के ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी नो योर कस्टमर। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो फेज 1 एंड फेज 2 में एक्सपेक्ट करूं, दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा जाएगा। और हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीगल डॉक्यूमेंट से, जो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आए उसी डॉक्यूमेंट से हम रीड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ऑब्वियसली हाईलाइट कर रखा है। ये लास्ट अपडेट करी गई थी नवंबर 6 2024 के अंदर। अब इस डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन काफी बड़ी आपको दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 60-70 पेज की डायरेक्शन है। बाकी के जो 30-40 पेजेस है उसमें एनेक्सर्स दे रखे हैं। तो ये डायरेक्शन के ऊपर जो लेक्चर्स है वो 6 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर पार्ट 1 लेकर आया था, जिसके अंदर हमने इंटेंशन जाना था कि इस डायरेक्शन को लाने का क्या इंटेंशन है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इस सेशन में हम पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर की बात करी गई है, जो कि कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो, मैं सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लेकर नहीं आ सकता, नहीं तो स्टूडेंट्स जो है एनरोल स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, हम कोर्स में क्यों एनरोल कराया फिर आपके। तो यहाँ पर जो आपको पार्ट 5 दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आपने पार्ट 1 को देख रखा है तो आप कहीं ना कहीं पार्ट 5 को अच्छे से समझ पाएंगे। जनरल बातें करी गई हैं, कुछ बातें जो आपको याद करनी है वो ऑब्वियसली मैंने उस लेक्चर में हाईलाइट कर रखी है। अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल कराना है तो आप www.caramanlutraclasses.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज के अंदर सिडबी के 2 कोर्स दिखेंगे। एक फुल कोर्स है जिसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर करा जाएगा, फेज 1 फेज 2 के हर एक पेपर को कवर करा जाएगा। एक हमारा दूसरा कोर्स है जो मेरिट सेक्शन स्पेसिफिक कोर्स है। इसमें जो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो मेरिट सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई एंड प्रोफेशनल नॉलेज को कवर करा जाएगा। साथ में जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होने वाला है वहां पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको कवर कराया जाएगा। दोनों कोर्सेज के ऊपर एडिशनल 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आपको मेरिट सेक्शन के कोर्स में एनरोल कराना है तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कोड यूज करना लॉन्च एंड आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करना, काफी सारे एमसीक्यूज अब लगातार आने लग गए हैं। चलिए, अभी मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन समाप्त होता है और चलते हैं लेक्चर की तरफ। हेलो एवरीवन, अभी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शंस ऑन केवाईसी नो योर कस्टमर। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो की बात करता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर की। सारी की सारी केवाईसी नॉर्म्स आखिर में इधर ही आती है। हाँ जी, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कस्टमर है, ऑथेंटिकेशन वगैरह करना, हाँ जी सेम ही कस्टमर है जो अकाउंट खोलने के लिए है। तो सारी बातें इस प्रोसीजर में लिखी गई हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ नंबर 16, जो की बात करता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर इन केस ऑफ इंडिविजुअल। देखो, इंडिविजुअल अपना अकाउंट भी खुलवा सकता है, अपने लेवल पे बैंकिंग करना चाहता है, ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है, और इंडिविजुअल एक बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है इन केस ऑफ अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी के अंदर कोई इंडिविजुअली ओनर होगा ना आखिर में, तो या फिर वो सिग्नेटरी है या फिर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल के ऊपर ड्यू डिलिजेंस करा जाएगा। अब क्या तरीका है, क्या डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा गया फॉर अंडरटेकिंग सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगी, जो कि इंडिविजुअल अगर अपना अकाउंट खोलना चाहता है उस केस में भी, या फिर इंडिविजुअल बेनिफिशियल ओनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, या फिर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है इन केस ऑफ एनी लीगल एंटिटी। सबसे पहला पॉइंट आता है वो अपना आधार नंबर सबमिट कर सकता है। वो अपना आधार नंबर सबमिट करता है। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस कैसे होगा, तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली वेरिफिकेशन करी जाएगी। उसने अपना आधार नंबर आपको दिया, तो उस केस में वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, बायोमेट्रिक वगैरह, आपका वो क्या कहते हैं जो थंब इंप्रेशन वगैरह लेते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो उसके थ्रू वेरिफिकेशन करा जाता है। उसने आधार नंबर दिया, आपको चेक करना है ये आधार नंबर इसी का है जो इस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है, वो मैच करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम मैच कैसे करेंगे, तो हम ये आधार नंबर लेंगे, फिर इस केस के अंदर ये जो पर्सन है इसका बायोमेट्रिक डालेंगे, तो यहाँ पर ये बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन जाएगी यूआईडीआई के पास, जिस पास इंफॉर्मेशन सारी की पड़ी है, आधार नंबर और उसके रिस्पेक्ट में जो डिटेल स्टोर्ड है, तो फिर वहां से वो वेरिफिकेशन आएगा, हाँ जी ये पर्सन जो अपना बायोमेट्रिक कर रहा है ये इंफॉर्मेशन इसी की ही है। ठीक है, इसके बाद आता है
प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। यहाँ पर अगर कोई पर्सन आधार लेटर, ई आधार वगैरह होता है, डाउनलोडेड वर्जन वगैरह होते हैं, पीवीसी कार्ड वगैरह होता है, तो उस केस में ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा सकता है। ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होती है? तो यहाँ पर देखो आपकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज होती है। तो यहाँ पर जाके आप अपने इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देंगे, ई आधार वगैरह, तो वो वेरीफाई कर देगी एंटिटी, हाँ जी ये पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन सबमिट करी इसकी डिटेल्स वगैरह सारी मैच करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार, बट यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना कि हर बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो सीकिंग एंटिटीज के पास जाके वेरिफिकेशन वगैरह कराए, थोड़ा सा दिक्कत वाला प्रोसीजर है। तो इस केस में बट फिर वेरिफिकेशन होगी कैसे? आप बायोमेट्रिक भी नहीं करना चाहते, आपकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी, वहां पे जाके भी आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, तो उस केस में क्या करें? तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको आप डिजिटली साइन कर दें। ठीक है ना, डीएससी बनाए जाते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे? प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार है, या फिर आपके पास कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी है, इसके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल इसमें पासपोर्ट भी आता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी डिटेल्स होनी चाहिए आइडेंटिटी की एंड एड्रेस के बारे में। देखो ये तो डॉक्यूमेंट की बात करी गई, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा ये भी बात करेंगे हम, जो कि मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दिया कि डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ऐसी अगर आपका केवाईसी आइडेंटिफायर बन रखा है, ठीक है ना, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री रिकॉर्ड के ऊपर, तो उस केस में आप केवाईसी आइडेंटिफायर दे दें। जो यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटी है, आपने आइडेंटिफायर तो दिया, उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो केवाईसी आइडेंटिफायर को पुट करेंगे ये रजिस्ट्री के अंदर, जो रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, और वहां से आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, ये वेरिफिकेशन है। ठीक है, एंड देखो ये सारी इंफॉर्मेशन तो और में थी, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ले ली जाए जिससे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए। उसके बाद एंड और डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आधार नंबर, या फिर प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार, या फिर आपका कोई और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, या फिर केवाईसी आइडेंटिफायर। इसके साथ साथ आपको लेना है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है ना, आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट्स जो कि मतलब बताएंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह क्या है। ठीक है ना, चलिए अब जब कस्टमर ने सबमिट कर दिया है तो उस केस में बैंक क्या करेगा? तो अगर आधार नंबर मिलता है रेगुलेटेड एंटिटी को, तो उस केस में रेगुलेटेड एंटिटी शैल कैरी आउट ऑथेंटिकेशन ऑफ कस्टमर आधार नंबर यूजिंग ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है आधार नंबर में जो दे रखी है उसको मैच करा जाएगा बायोमेट्रिक या फिर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के थ्रू। मोटा मोटी बात है, बायोमेट्रिक आप याद रखें, वहां पर आप अंगूठा डालेंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, हाँ जी ये पर्सन जो आधार नंबर है, ये जो बायोमेट्रिक दिए गए सेम इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, पर्सन और आधार नंबर मैच कर रहा है। ओके जी, ठीक है। अगर वो प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार देता है तो उस केस में ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसके बारे में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता कैसे है? जैसे ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज है उसके पास जाके वेरिफिकेशन होगा, हाँ जी आधार नंबर और पर्सन एक ही बंदे का है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहता है जो कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है ना, डीएससी होना चाहिए। बट देखो डीएससी भी काफी लोगों के पास नहीं होता, उसके भी पैसे लगते हैं बनाने में। इसके साथ साथ अगर कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार है जिसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई, करेक्ट ऑन ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी के पास जाए, बायोमेट्रिक की भी दिक्कत आ रही है, चलो मान लिया कोई दिक्कत होगी, डिजिटल सिग्नेचर लोगों के पास होते नहीं है, तो फिर उस केस में यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटी को बोला गया कि आप खुद का डिजिटल केवाईसी प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, खुद का डिजिटल केवाईसी बनाएंगे। अब इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये खुद का जो प्रोसेस है वो होगा कैसे। तो यहाँ पर इन्होंने एनेक्जर में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनको एक एप्लीकेशन वगैरह बनानी होगी जिसके अंदर लाइव फोटोज वगैरह रहेंगी। तो देख लेते हैं एक बार, बस एक बार रीड करेंगे फिर इसको छोड़ देंगे। तो डिजिटल केवाईसी में क्या लिखा गया है कि आरई डेवलप करेंगे एक एप्लीकेशन को जो डिजिटल केवाईसी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाएगी। तो यहाँ पर कोई अनऑथराइज पर्सन इसको यूज ना कर सके, ऐसे एप्लीकेशन बनाई जाएगी। कस्टमर जो वेरीफाई मतलब अपने को करवाना चाहता है तो वो विजिट करेगा ऑथराइज ऑफिशियल की लोकेशन, या फिर वो आपके घर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ओरिजिनल ओवीडी होना चाहिए आपके पास उस समय, वहां पर कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में होना चाहिए, तब जाके आपका केवाईसी हो पाएगा। इसके साथ साथ आरई मस्ट एंश्योर दैट
लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर इज टेकन बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसके अंदर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म एम्बेडेड रहेगा, ठीक है ना, आपकी फोटो भी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा। इसके ऊपर वाटरमार्क्स, CAF नंबर जो कि कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रहेगा, GPS कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो ऑफिशियल है जिसने करा है उसका नेम, यूनिक एम्प्लॉय कोड वगैरह, डेट, टाइम स्टैम्प्स वगैरह सब कुछ रहेंगे। मोटा मोटा मतलब ये ऑथेंटिक होगा ना, ये ऑथेंटिसिटी इसी तरीके से आएगी जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जो केवाईसी होती है उसमें प्रेजेंट होगी तो, ठीक है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में वो OTP जाएगा कस्टमर के पास, हाँ जी आप ओके कर दो, सब सारी की सारी चीजें मतलब ठीक है, तो फिर वहां पर वेरिफिकेशन आपका इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर देगा। प्रोसेस और भी बड़ा है बट मेरे को नहीं लगता इस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। हम वापस चलते हैं, हम कहाँ पे थे, डिजिटल केवाईसी की बात बोला गया कि जो अपने बैंक से रेगुलेटेड एंटिटी है वो अपना खुद का भी डिजिटल केवाईसी कर सकती है, इसमें एप्लीकेशन वगैरह बनाने जो हमने अभी देख लिया। इसके बाद अगर केवाईसी आइडेंटिफायर आपको देता है जो कस्टमर है, तो उस केस में रेगुलेटेड एंटिटीज को वेरीफाई करेगी, कैसे, रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स के पास से, ठीक है ना, वो आइडेंटिफायर डालेगी और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हो गए और उनका वेरिफिकेशन की बात हो गई, ओके। अगला पॉइंट आता है कि हमने अकाउंट ओपन करें आधार OTP बेस्ड केवाईसी जो कि नॉन फेस टू फेस है, मतलब यहाँ पर आप जो बैंक वगैरह है कस्टमर आपस में फेस टू फेस नहीं मिल रहे, ये सारा का सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर मतलब ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, तो उस केस में क्या लिखा गया, अकाउंट ओपन करे जा रहे हैं आधार OTP बेस्ड केवाईसी इन नॉन फेस टू फेस मोड। देखो यहाँ पर काफी सारे ऐसे भी बैंक्स हैं जो काफी ऑफर्स वगैरह देते हैं बट उनकी प्रेजेंस उतनी नहीं है, तो उस केस में वो इस फैसिलिटी को यूज करके नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। बट यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा रिस्की काम है, नॉन फेस टू फेस है मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके ये करा जा रहा है और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं ग्लिचेस आ सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बात लिखी गई, यहाँ पर सबसे पहले कंसेंट ली जाएगी कस्टमर से कि हम ऑथेंटिकेशन करेंगे आपका OTP के थ्रू। इसके साथ साथ रिस्क मिटिगेशन जो मेजर्स होते हैं वो लगाए जाएंगे, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन अलर्ट, OTP वगैरह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा जो भी अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर देखो रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एग्रीगेट बैलेंस के ऊपर लिमिट लगा दी गई, यहाँ पर एक्सीड नहीं करेगा एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख रुपीज से। इन केस बैलेंस एक्सीड कर जाता है तो अकाउंट सीज टू बी ऑपरेशनल हो जाएगा, ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाएगा जब तक कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट, जितना पैसा उसके अंदर आ रहा है वो एक्सीड नहीं करेंगे 2 लाख रुपीज से। उसके साथ साथ अगर कोई पैसा बोरो करा जा रहा है तो बोरोवल अकाउंट के अंदर सिर्फ टर्म लोन ही सैंक्शन कर जाएंगे, कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लोन नहीं देंगे, सिर्फ टर्म लोन मिलेंगे और उसके ऊपर भी लिमिट है 60,000 रुपीज तक, 60,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है ना, इन अ ईयर, ठीक है। अकाउंट चाहे वो डिपॉजिट वाले हो या फिर लोन वाले हो, जिसको OTP केवाईसी में आपने ओपन कर रखा है वो 1 साल से ऊपर ऑपरेशनल नहीं रहेंगे, अनलेस जो हमने पैराग्राफ 16 पढ़ा है अभी, जो मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ 16 के थ्रू आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका CDD हुआ है तभी इसको 1 साल से ऊपर अलाउ करा जाएगा, ठीक है ना, 1 साल के बाद मतलब आपका CDD करना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर एक और बात करी गई है, CDD तो हमने पढ़ लिया था ऊपर 16 पैराग्राफ में, यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जो कि अभी हम पैराग्राफ नंबर 18 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इफ CDD प्रोसीजर अगर कंप्लीट नहीं होता विद इन अ ईयर तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, आपका क्लोज। कह रहे भाई आपका डिपॉजिट अकाउंट है ना, पैसा डाल रखा है तो अकाउंट आपका क्लोज है जी, पैसा वैसा ले जाओ, बात खत्म। अगर बोरोवल अकाउंट है मतलब आपने पैसा बोरो कर रखा है तो उस केस में आप और पैसा उस अकाउंट से निकाल नहीं सकेंगे, आपका कुछ सैंक्शन लिमिट है, टर्म लोन वगैरह, तो और पैसे फर्दर डेबिट्स वगैरह नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। अ डिक्लेरेशन शैल बी ऑब्टेन्ड, जिसका भी नॉन फेस टू फेस में अकाउंट खोल रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप 10 बैंकों में जाके नॉन फेस टू फेस आपका अकाउंट खुलवा लें, तो कह रहे हैं आप डिक्लेरेशन लेंगे कि आपका और कोई अकाउंट नहीं है ऐसे OTP बेस्ड केवाईसी इन नॉन फेस टू फेस मोड, और आगे होगा भी नहीं, ठीक है ना, एक अलाउ कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पॉइंट का मतलब है कि ठीक है यार, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको इस तरीके से बैंक अकाउंट खोलने में आसानी होगी,
बट ऐसा भी नहीं आप इसका गलत इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग प्रोसीजर एम्प्लॉय करे जाएंगे जिसके अंदर अलर्ट्स वगैरह जनरेट होंगे इन केस कोई नॉन कंप्लायंस है या फिर वॉयलेशन है। चलिए अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर जो बोला गया था कि आपको सीडीडी करना है इस केस के अंदर, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पर जो नॉन फेस टू फेस अकाउंट होल्डर उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी, चलो 1 साल के अंदर अंदर है ना वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर लेना। तो ये कैसा प्रोसेस है, वीडियो के अंदर कैसे बात करी जाएंगी, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी बातें करी गई हैं। तो सीडीडी इन केस ऑफ न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग फॉर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है या फिर बेनिफिशियल ओनर है इन केस ऑफ लीगल एंटिटी। क्या बोला गया जी, या फिर आप कन्वर्ट कर रहे हो। देखो कोई अगर नया पर्सन आ रहा है तो उसका भी वीसीआईपी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, या फिर अगर आपका नॉन फेस टू फेस अकाउंट खुला हुआ है केवाईसी वाला, तो उस केस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हाँ जी अब हमारा सीडीडी हो गया जो हम ये वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटी ने बोला, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कैसा। ठीक है जी, आपको बनाना है एप्लीकेशन, एक प्रोसेस कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ चल रही है, किस तरीके से होगा, कब ये इनवैलिड मान लिया जाएगा, हाँ जी जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वो ठीक नहीं है। क्या लिखा गया, आरई शुड हैव कंप्लाइड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम बेसलाइन साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस फ्रेमवर्क। देखो अब वीडियो बेस्ड आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी साइबर सिक्योरिटी बहुत सही होनी चाहिए, रेजिलियंट होनी चाहिए। तो वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन था आप वो मानते हैं, तभी आप ये वाला आप प्रोसेस कर पाएंगे, आपके पास ये इंफ्रा होना चाहिए। ठीक है, द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी हाउस्ड इन ओन प्रीमाइसेस ऑफ आरई। इसके साथ साथ ढेर सारी और भी बातें लिखिए, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड नहीं एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। जो मॉनिटरी लिमिट्स है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह उसके ऊपर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, बट फिर भी हम कुछ छोड़ेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आरई इंश्योर करेगी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है डेटा का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एप्लीकेशन बनाई जा रही है, वो केपेबल होनी चाहिए प्रिवेंट करने के लिए कनेक्शन फ्रॉम आईपी आउटर, मतलब केपेबल है कि बाहर के आईपी एड्रेस से आप कनेक्शन नहीं कर सकेंगे। स्पूफिंग वगैरह होती है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ जी आप तो नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर वीसीआईपी के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है शुड कंटेन लाइव जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, जियो टैगिंग, पता चल जाएगी कस्टमर है कहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बैठा है। ठीक है, एप्लीकेशन शैल हैव कंपोनेंट्स ऑफ फेस लाइवलीनेस स्पूफ डिटेक्शन एज वेल एज फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कोई और पर्सन आके बैठ गया, लुक लाइक आके बैठ गया तो लाइवलीनेस भी होनी चाहिए, फेस चल रहा हो। ऐसे नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आगे किसी और ने एक और स्क्रीन लगा रखी है जिसमें उसकी वीडियोस वगैरह चल रही है और कुछ एआई का यूज करके वो उसका आंसर वगैरह कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फोर्ज आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर पाया आपका बैंक, तो उस केस में उसको एक साइबर इवेंट की तरह रिपोर्ट करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेसेसरी वनरेबल असाइनमेंट और जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह होती है, सिक्योरिटी ऑडिट्स वगैरह वो करवाई जाएंगी। सच टेस्ट शुड बी कंडक्टेड बाय एम पैनल ऑडिटर ऑफ इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, मतलब आपका इंफ्रा ठीक हो। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, अगर इंफ्रा ठीक है तभी तो प्रोसीजर करे जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्लियर फ्लो रहेगा, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे कि किस तरीके से वीसीआईपी करा जाएगा। यहाँ पर अगर कोई डिसरप्शन होता है, आपकी वीडियो को पॉज करा जाता है, रिकनेक्ट करा जाता है, अगर यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस बनती है ना, आपका सिंगल वीडियो में काम होना चाहिए। अगर मल्टीपल वीडियोस बनेंगी तो वो फेल हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर डिसरप्शन है, एनी सॉर्ट ऑफ मतलब पॉजिंग है, कोई रिकनेक्टिंग है, शुड नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ मल्टीपल वीडियो फाइल। अगर आपका पॉज होता भी है, डिसरप्शन होता भी है, अगर उसमें मल्टीपल फाइल्स नहीं बनती, एक ही वीडियो में आता है, सो उस केस में देयर इज नो नीड टू इनिशिएट अ फ्रेश सेशन। अगर कोई डिसरप्शन है, कॉल ड्रॉप्स वगैरह है, तो उस केस में आपको फिर से फ्रेश सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अब इसके अंदर आपको सीक्वेंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंडिकेट करने चाहिए कि लाइवलीनेस है, इंटरेक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर ऑफिसर और जो कस्टमर है उसके बीच में। ऐसा नहीं कि एकदम ही सेट क्वेश्चंस पहले से सेट कर रखे हैं और हर एक पर्सन से उसी ऑर्डर में पूछे जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो ऑर्डर वगैरह है वो वेरी करना चाहिए टू एस्टैब्लिश
कि इंटरेक्शन रियल टाइम पे हो रही है, ऐसा नहीं कि पहले से रिकॉर्ड कर करके आप अकाउंट खोले जा रहे हैं। कोई भी प्रॉम्प्टिंग वगैरह हो रही है कस्टमर की साइड से तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग के अंदर जब ये डायरेक्शंस आई और ये वीसीआईपी होने लग गया तो काफी बार लोगों को रिजेक्शन फेस हुआ, क्योंकि जो रेगुलेटेड एंटिटीज थे वो भी बहुत हेजिटेंट थे यार, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं। अगर हम किसी भी पर्सन को अलाउ कर देंगे इस प्रोसेस के थ्रू अकाउंट खोलना तो कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे ऊपर आगे जाके कोई केसेस वगैरह ना लगा दे, पेनल्टी ना लगा दे। मैं अपने फ्रेंड्स को काफी जानता हूँ जिनका ये वीसीआईपी के अंदर उनको डिनाई कर दिया कि हम आपका अकाउंट नहीं खोल रहे, हालांकि उनके पास सारे प्रूफ वगैरह थे, बट फिर भी कॉशियस होकर बैंकों ने उनका अकाउंट नहीं खोला। मैंने भी खुलवाया था वीसीआईपी के थ्रू, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम में देखो ओपन हो गया था। चलिए, द फैक्ट ऑफ वीसीआईपी कस्टमर बीइंग एन एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर, जिसके अंदर पहले इसका रिजेक्ट हो चुका है केस या फिर कोई नेगेटिव लिस्ट में इसका नाम है, तो उसको भी अपने वर्क फ्लो के अंदर अप्रोप्रिएटली फैक्टर करना है। ठीक है, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ आरई है परफॉर्मिंग वीसीआईपी शैल रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो एज वेल एज कैप्चर फोटोग्राफ। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो वीडियो भी, फोटोग्राफ भी ली जा रही है, कस्टमर प्रेजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या आगे, ये ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन होगी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार फॉर आइडेंटिफिकेशन होगी, केवाईसी रिकॉर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं सी केवाईसी से, या फिर इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिसको आप डिजी लॉकर से भी आप चेक कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्सएमएल फाइल भी जनरेट होती है। यहाँ पे आप आधार की एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर तो कुछ टाइम तक वो वैलिड होती है। ऐसी एक आधार सिक्योर क्यूआर कोड भी आपके पास होता है। तो यहाँ पर जो एक्सएमएल फाइल निकाली गई है या फिर क्यूआर कोड को जनरेट करा गया है, तो यहाँ पर ये 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कैरिंग वीसीआईपी। एक्सएमएल फाइल आप कस्टमर की तरह ना आप डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ जी वेरिफिकेशन है, ये लो एक्सएमएल फाइल मेरी, आप वेरीफाई कर लो डिटेल्स को। तो ये 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आरई शेल एंश्योर दैट वीडियो प्रोसेस ऑफ वीसीआईपी इज टेकन विद इन 3 days। अगर आपने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री रिकॉर्ड रजिस्ट्री से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करा है, तो उस केस के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीसीआईपी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो विंडो दी गई है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका वीसीआईपी जो प्रोसेस है उसमें 3 दिन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ द एड्रेस ऑफ कस्टमर इज डिफरेंट, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है और जो एक्चुअल में जहां पे ये सब कुछ कैप्चर करा जा रहा है, तो उस केस में वो रिकॉर्ड्स देगा किस रिस्पेक्ट में, अपने करंट एड्रेस के रिस्पेक्ट में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो प्रोवाइड कर सकता है। आरई शेल कैप्चर अ क्लियर इमेज ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड प्रोवाइड करा जाएगा, उसकी इमेज आपको वहां पर दिखानी होगी। इसके अंदर आपका कोई वो नहीं हो सकता, मतलब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग पैन वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आरई शेल एंश्योर दैट फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर इन द आधार पैन ई पैन वो मैच करता है जो भी वीसीआईपी हो रहा है। ऑब्वियसली जो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर हो रहा है, ऐसा नहीं कि पैन में कुछ हो रहा है उसकी शक्ल कुछ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेड वीसीआईपी की बात करी गई है, मतलब जो कस्टमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, तो उस केस के अंदर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जाके हेल्प करवा सकते हैं कस्टमर के एंड से। ठीक है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जाएंगे, हाँ जी अंकल जी बैठिए हम आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते हैं, साथ में बैठ के वो असिस्ट करवा सकता है। ठीक है, ऑल अकाउंट्स ओपन थ्रू वीसीआईपी शैल बी मेड ऑपरेशनल ओनली आफ्टर बीइंग सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट। ऑडिट हो गए कस्टमर्स, बैंक के साइड पे अगर ऑडिट्स हो गए उसके बाद कहेंगे हाँ जी चलो ये अकाउंट ठीक लग रहे हैं, तो इंटीग्रिटी बचाने के लिए पहले ऑडिट करवानी है, तब जाके आपको अकाउंट्स खोलने हैं। ठीक है, वीसीआईपी रिकॉर्ड एंड डेटा मैनेजमेंट, तो यहाँ पर देखो जो एंटायर डेटा वीसीआईपी के थ्रू आ रहा है स्टोर इंडिया में ही करा जाएगा। इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्टिविटीज वगैरह है, उनको प्रिजर्व करने की बात करी गई है, बट यहाँ पर कितने टाइम तक प्रिजर्व करना उसकी बात नहीं करेगी, यहाँ पर लिखा है शैल बी प्रिजर्व। चलिए, तो यहाँ पर वीसीआईपी की बात होगी। इसके अंदर अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखो हमने नॉन फेस टू फेस केवाईसी की बात करी, उसके थ्रू अकाउंट को ओपन करा, फिर वीसीआईपी के थ्रू आप जो नॉन फेस टू फेस जो आपके अकाउंट खोले गए हैं उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं एक रेगुलर अकाउंट के अंदर, एंड वीसीआईपी के थ्रू आप एक न्यू अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। न्यू अकाउंट भी खुल रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, साथ में अगर कोई नॉन फेस टू फेस केवाईसी अकाउंट खोला गया है तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं एक रेगुलर अकाउंट में।
इसके बाद एक अलग पॉइंट आता है, हमने कस्टमर की हेल्प करने के लिए चलो नॉन केवाईसी वाला जो नॉन फेस टू फेस केवाईसी है उसको अलाउ करा। इसके बाद थोड़े से और ऐसे प्रोविजन आते हैं कि यार देखो अभी भी बहुत ज्यादा काम रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करवाने में, बट फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा और इजी करा जाए, गलत इस्तेमाल भी ना हो बट प्रोसेस भी इजी हो जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया स्मॉल अकाउंट्स का। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ 16, पैराग्राफ 16 जहाँ पे CDD की बात करी गई, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस की बात करी गई है, प्रोसीजर की बात करी गई है कि क्या क्या आपको करना है, क्या वेरिफिकेशन वगैरह करनी है। तो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट देयर टू, जो भी इंडिविजुअल्स हैं अगर वो डिजायर करते हैं अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाने में, वो एक स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब ये CDD को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 16 पैराग्राफ को साइड रख दिया। बट अब बात समझो, अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रहा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हम करेंगे कि CDD नहीं हो रखा और ये करोड़ों की ट्रांजेक्शन करें। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये स्मॉल अकाउंट के अंदर जो एग्रीगेट है जितना पैसा आ सकता है वो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है जी। नॉन फेस टू फेस केवाईसी के अंदर भी लिमिट थी, वो अलग थी, ये अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल ट्रांसफर, इसके अंदर 10,000 से ऊपर का विड्रॉल या फिर ट्रांसफर एक मंथ में नहीं हो सकता। एंड जो भी बैलेंस है किसी भी एक पॉइंट पे वो 50,000 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी बैलेंस की लिमिट है उसके अंदर थोड़ी सी आपको रियायत दी गई है, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स सब्सिडीज वगैरह आते हैं तो उस केस में ये वाली बैलेंस वाली लिमिट को नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। ओके। जो स्मॉल अकाउंट है, अब देखो इस स्मॉल अकाउंट का इंटेंशन यही है कि काफी लोगों के पास जो केवाईसी का प्रोसेस नहीं कर पा रहे उनको हमने ये वाली फैसिलिटी दे दी। आप अपने छोटे ऑपरेशंस का जो अकाउंट है, छोटी ट्रांजेक्शन्स का जो अकाउंट है वो खोल सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर भी और रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, पैसा क्रेडिट करने में, डेबिट करने में, बैलेंस रखने में, उस पर तो आपकी लिमिट है ही है। उसके बाद और क्या लिमिट है, स्मॉल अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर ऑब्टेन करेगा बैंक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फ्रॉम कस्टमर, डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है बैंक का वो सर्टिफाई करेगा अंडर हिज सिग्नेचर दैट द पर्सन ओपनिंग द अकाउंट हैज affixed his signature and thumb impression। यहाँ पे जो रेगुलेटेड एंटिटी का पर्सन है वो कहेगा हाँ, मेरे सामने ही इसने अपना थंब इम्प्रेशन वगैरह फिर सिग्नेचर करा है। ठीक है। अगर कोई पर्सन है प्रिजनर है जेल का, तो उस केस के अंदर जो आपको सबमिशन करना है सर्टिफिकेट का वो करना है जो ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज है उस जेल का। ठीक है ना। उसकी भी मतलब सर्टिफिकेट सिग्नेचर वगैरह लगते हैं। ठीक है ना। उस केस में तो वो रेगुलेटेड एंटिटी का पर्सन नहीं जा सकता ना। अगर कोई पर्सन जेल में बैठा है उसको अकाउंट खोलना है तो वहां पर जो जेल का इंचार्ज है वो साइन करेगा और ये एनुअल सबमिशन करेगा फिर उस रिस्पेक्ट में। ठीक है। सच अकाउंट्स आर ओपन ओनली एट CBS। सारे के सारे जो बैंक है उनके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, उसके अंदर ये काम करते हैं। जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो अलाउ नहीं करी जाएगी इस अकाउंट के अंदर, स्मॉल अकाउंट के अंदर। हाँ जी, स्मॉल अकाउंट खोल रहे हो, पैसा आपको बाहर से आ रहा है, आप गलत काम करोगे, ये पैसा लेके आप क्या 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 पत्थरबाजी करोगे या फिर आप कुछ गलत काम इसका यूज करोगे। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे दे रही है वो कुछ गलत काम के लिए दे रही है, ये गवर्नमेंट ने मानते हुए चले हैं। ठीक है। बैंक शेल इंश्योर दैट स्टिपुलेटेड मंथली और जो एनुअल लिमिट है वो ब्रीच ना हो। यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेशनल रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, सेम बात करेगी, बट इसको एक्सटेंड करा जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और भी ज्यादा। बट इस केस के अंदर अकाउंट होल्डर को इंफॉर्मेशन देनी होगी कि उसने अप्लाई कर दिया है कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए। अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को उसको टाइम दिया गया, हाँ जी तू अप्लाई कर दे, तू इन्फॉर्मेशन हमें दे दे कि तूने अप्लाई कर दिया है एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का। फिर जब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो फिर CDD कर लेंगे। ठीक है। द एंटायर रिलैक्सेशन जो प्रोविजन है वो रिव्यू करे जाएंगे 24 मंथ्स के दौरान। उसके बाद अकाउंट जो भी खोला गया उसको मॉनिटर करा जाएगा। कोई भी सस्पिशन है मनी लॉन्ड्रिंग का तो उस केस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर उसको फिर एस्टैब्लिश करा जाएगा पैराग्राफ 16 के थ्रू। लगता है जी दिक्कत वाली ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में कहेंगे हाँ जी फटाफट चलो स्मॉल अकाउंट खुल गया, कोई बात नहीं, जो पैराग्राफ 16 में बातें करी गई ना ऑथेंटिकेशन की, वेरिफिकेशन की, चलो उस तरफ हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। फॉरेन रेमिटेंस की बात करेंगे, ऑब्वियसली उसको अकाउंट में तभी क्रेडिट करने को अलाउ करेंगे जब
पैराग्राफ 16 के अंदर जो CDD की बात कर रखी है वो पूरी हो गई है। अगर CDD नहीं हुआ, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ, तो उस केस में अकाउंट में पैसा फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ सकेगी। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ 16 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो कुछ रिलेटेड पैराग्राफ्स है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के, यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे जाके जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बैंक अकाउंट खोलना है, या फिर कुछ अलग एंटिटीज हैं अगर उनको अकाउंट खुलवाना है, तो क्या ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में।